नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। संसद सत्र इस बार लगातार सुर्खियों में है। वैसे भी संसद का सत्र जब होता है हमारे यहाँ, तो या तो कहीं विदेश से या विपक्ष की ओर से या अलग विरोधियों से कोई न कोई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जब संसद का पूरा सत्र उसकी भेंट चढ़ जाता है। अब हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का जिन परिस्थितियों में त्यागपत्र हुआ वो तूफान पैदा करने वाला था। लेकिन चाहे आप जितने आलोचक हों भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस ढंग से उस मामले को हैंडल किया गया और जितनी शांतिपूर्वक उनका त्यागपत्र और उनका बहिर्गमन हुआ, वो सामान्य स्थिति नहीं है। उसके बाद एक दूसरी कोशिश संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरने की थी। विपक्ष की भूमिका संसदीय लोकतंत्र में सामान्यतः सरकार को घेरने की होती है। हालांकि हमेशा विपक्ष विपक्ष ही रहे। संसद में देश के मामले पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की दूरियां न मिटे तो यह किसी भी देश के लिए दुर्भाग्य होता है और इसके परिणाम देश को भुगतने पड़ते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसा ही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग विपक्ष की थी और वो आज उसका समापन हो गया। भारत में और भारत के बाहर भी जिनकी इस देश में रुचि है, पाकिस्तान और उसके समर्थक भी जो देश से बाहर हैं, उन सब की रुचि निश्चित रूप से संसद के बहस में थी। और या तो लोगों ने लाइव सुना होगा या फिर यूट्यूब पर जाकर बाद में मुख्य भाषणों को अवश्य सुनने की कोशिश की होगी और करेंगे। कोई भी संसद की बहस को हम निरर्थक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर संसद में विपक्ष के जो आरोप थे उसने उसको रिकॉर्ड में ला दिया, सरकार की ओर से भी पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के जो पक्ष थे वो सब भी संसद के रिकॉर्ड पर आ गया। लेकिन मूल प्रश्न है कि आखिर इस 3 दिनों की बहस में ऐसा नया क्या सामने आया जिसके बारे में हमको आपको पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, या दोनों पक्षों ने अपने आरोपों, उसके उत्तरों और प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं दिया गया था। अगर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 6-7 मई को हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई और हमारा प्रत्युत्तर, फिर सैन्य कार्रवाई रुकने और उसके बाद से लगाए जा रहे आरोप, उसके उत्तर, विश्व भर की प्रतिक्रियाएं सब हमारे सामने थी। कांग्रेस पार्टी और उसके स्वर मिलाने वाली दूसरी पार्टियों ने जो भी आरोप लगाए थे वो सब पहले से देश के सामने थे, और आप देखेंगे कि संसद में भी उसमें अलग से कुछ नया नहीं आया। बल्कि अगर आपका की दृष्टि निष्पक्ष है या आप तटस्थ हैं तो आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि आखिर विपक्ष ने पहले इसके लिए विशेष सत्र की मांग क्यों की थी। अगर उसके पास दोहराने के लिए वही सब बातें हैं जो पहले कह चुका था, आरोपों के अलावा उसके पास कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, तो उसके लिए संसद का समय जाया करने की क्या आवश्यकता थी। सच तो यह है कि जिस तरह से सरकार की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, फिर गृह मंत्री अमित शाह और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से फिर तथ्यात्मक विवरण देते हुए कांग्रेस पार्टी के कटघरे में खड़ा करने वाली
आतंकवाद पर उसकी नीति, भारत पाकिस्तान को के संबंधों को लेकर उसकी नीति और देश की सुरक्षा को लेकर अभी तक उसके रवैये पर जो कुछ सदन के पटल पर विचार रखे गए, वे ज़्यादातर विपक्ष को ही सवालों के घेरे में लाने वाले थे। तो क्या विपक्ष ने आ बैल मुझे मार के लिए जानबूझकर सत्ता पक्ष को छेड़ा था? क्योंकि जब सारे तथ्य देश के सामने थे तो इस की मांग के पीछे या संसद के सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कराने के पीछे क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य राजनीतिक ही तो हो सकता है कि हमारा वोट बढ़ेगा। सरकार को जो हम आरोपित कर रहे हैं कि सरकार की फेल्योर के कारण पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, आज तक आतंकवादी कहाँ है, कहाँ भाग गए, पकड़े क्यों नहीं गए, उनके बारे में क्या जानकारी है, या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर आपने पाकिस्तान का मारना रोक दिया, सीज फायर कर दिया, आपके हाथ में अवसर था, आप पीओके ले सकते थे, सेना को खुली छूट नहीं दी गई थी। मुख्यतः यही चार बात हम लोग पहले दिन से सुनते आ रहे हैं, यही चार बातें विपक्ष ने कहा। लेकिन विपक्ष का दुर्भाग्य कहिए और सत्ता पक्ष का सौभाग्य कहिए कि संसद सत्र में इसके बहस आरंभ होने के पहले ही पहलगाम आतंकवादी हमले के आरोपी 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। अगर 5 में से 3 मार डाले गए तो फिर आपके लिए प्रश्न उठाने का कहाँ से बनता है? तो उसमें फिर ये प्रश्न उठाया गया, अखिलेश यादव जी ने प्रश्न उठा दिया कि इसी समय क्यों इनकाउंटर हो गया, सोमवार को ही वो क्यों मारे गए? और उसका प्रत्युत्तर प्रधानमंत्री ने दिया कि इन लोगों को हो क्या गया है, क्या हमने सावन की सोमवारी देखकर तय करवाया था कि इसी बीच इनकाउंटर हो? ये पहले से ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में वो घिरे, वो मारे गए। अब उसके लिए हमने, ऐसा होता है, वाकई ऐसा होता है क्या कि किसी आतंकवादी को मारने का हम डेट तय कर देते हैं, उसी दिन मार देते हैं? जैसे आतंकवादी अपने को रोक के रखे हुए कि आइए और उसी डेट पर हमारा खात्मा करिए और अपनी राजनीति साधिए। तो इस प्रकार से मांग के पीछे है कि आपके पास तथ्य नहीं है, नए विचार नहीं है, और इसमें जिम्मेवारी का भी अभाव होता है। सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर आपके पास तथ्य होने चाहिए। जब पहले से स्पष्ट किया जा चुका था और प्रधानमंत्री ने G7 की मीटिंग के दौरान कनाडा से डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत को उनके विदेश सचिव के द्वारा सार्वजनिक करवा दिया कि उनको बताया गया कि आपसे इस मुद्दे पर तो कभी बात ही नहीं हुई, कोई ट्रेड को लेकर इस पर कभी बात ही नहीं हुई, तो उसके बाद क्या देश पर अविश्वास किया जाना चाहिए था? क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इसका खंडन नहीं किया। अब ट्रंप क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि दम है, अगर ट्रंप के कहने पर आपने सरेंडर नहीं किया, दम है तो इस संसद सदन में बोल के बता दीजिए कि ट्रंप झूठा है। क्या कूटनीति में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? जब राहुल गांधी जी विदेश सचिव एस जयशंकर के बोलने के बाद बोलने आए थे, विदेश मंत्री के बोलने के बाद बोलने आए थे, विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा कि 23 मई से 17 जून तक प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई बातचीत नहीं हुई। अब आप सोचिए कि अगर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है, उस दिन शायद उनका कॉल आया होगा कि हम आपके साथ हैं, जैसा अन्य देशों के नेताओं का भी आया होगा आतंकवादी हमले के बाद। लेकिन 23 अप्रैल से 17 मई तक अगर प्रधानमंत्री की कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि जब
एस जयशंकर संसद में बोल रहे थे। संसद में जो तथ्य होते हैं वही रखे जाते हैं। अगर उसमें थोड़ी भी, अगर उसमें आपने गलत तथ्य रख दिए तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव होता है, आपकी संसद सदस्यता जा सकती है। इसलिए वहाँ जो रखा जाता है वो बिल्कुल फैक्ट्स होते हैं। हाँ, विचार आप अपने तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि अगर रिकॉर्ड में कभी आ गया, मान लीजिए आगे आने वाले समय में, कि नहीं इस बीच उनकी बातचीत हुई थी, तो फिर एस जयशंकर की समस्या बढ़ जाएगी। तो ये संभव नहीं हुआ, इसका किसी ने खंडन भी नहीं किया संसद के अंदर। और वो चूंकि तथ्यात्मक बोल रहे थे, जब उसमें बाधा डाली गई तो गृह मंत्री ने यह बात विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये एक विदेश मंत्री पर इनको विश्वास नहीं है, विदेशी पर विश्वास है। विदेश मंत्री ने संविधान की शपथ ली है, शपथ लिया हुआ व्यक्ति ये बोल रहा है संसद में। और फिर उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए कहा भी कि इसीलिए ये विपक्ष में बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं, और 20 सालों तक इनका रवैया रहा तो ये विपक्ष में ही बैठेंगे। प्रियंका वाड्रा जी भी बोली। लेकिन विपक्ष के नेताओं को चाहे राज्यसभा में देख लीजिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके बाकी नेता बोल रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी एक बार अगर वो बातचीत हो गई तो दोबारा उसी को रिपीट करना, ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप ने कह दिया, आपने सेना को खुली छूट नहीं दी तो आपने सीडीएस ने बोल दिया है। भाई सीडीएस ने तो अभी 3 दिन पहले ही कहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अनिल चौहान है, जनरल अनिल चौहान ने 3 दिनों पहले बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसके अनुरूप हमको तैयार रहना है। तो जो बात प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके थे कि ऑपरेशन सिंदूर एक अखंड प्रतिज्ञा है, यह समाप्त नहीं हुआ है, यह जारी है, उसी को संसद में दोहराया गया। बल्कि समस्या ये हो गई कि फिर कांग्रेस के शासन काल के उन तथ्यों को सामने लाया गया जिसका उत्तर देना राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी या अन्य नेताओं के लिए संभव ही नहीं था। क्योंकि जब यूपीए सरकार आई, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी, उनके शासनकाल में आतंकवाद से संघर्ष के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शासनकाल में जो पोटा बना था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसको कैबिनेट ने समाप्त कर दिया। आतंकवाद से लड़ने के लिए देश में कानून की मांग थी, उसको समाप्त कर दिया। बल्कि जब वो पारित हो रहा था तो चूंकि राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं था और पता था कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर देगी, वामपंथी पार्टियां विरोध करेंगे और उनसे प्रभावित होकर दूसरी पार्टियां भी विरोध कर देंगी, भाजपा विरोधी, तो पारित नहीं होगा। तो संयुक्त अधिवेशन बुला के उसको पारित करना पड़ा था। ये कैरेक्टर था विपक्ष का कि आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया के सारे देशों ने कठोर कानून बनाए, ढांचे खड़े किए। हमारे देश में यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब यूपीए बातें आपने क्यों समाप्त कर दिया भाई? हालांकि जब बाद में लगातार आतंकवादी हमले होने लगे और फिर नौकरशाहों ने सोनिया गांधी जी को समझाया, प्रधानमंत्री से बात की, गृह मंत्री को से बात की, फिर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी उस समय रक्षा मंत्री थे और लोकसभा में सदन के नेता भी थे। उन्होंने फिर सोनिया गांधी को समझाया और जो हमारे पास यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां निवारक कानून थे, उसी को थोड़ा सख्त करके उसी में पोटा जैसे प्रावधान लाने पड़े इनको। तो अब इसका उत्तर वो क्या देंगे? गृह मंत्री ने कहा इनके 10 साल के शासन का कि 27 आतंकवादी हमले हुए जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मरे गए। उस पर आपने क्या किया? आप पूछते हैं कि हमारी किसकी जिम्मेवारी थी पहलगांव हमला? हम सत्ता में है तो हमारी जिम्मेवारी थी, लेकिन आपके शासनकाल में क्या हुआ? हमने तो अब शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है, वही 3 बातें उन्होंने स्पष्ट की। लेकिन जो कुछ तथ्य उन्होंने रखे वहाँ, अब वो तथ्य ऐसे थे कि
कि जिनका उत्तर विपक्ष के पास हो ही नहीं सकता था। अब उन्होंने एक से एक चुन कर लाया कि आप कहते हो बयान बहादुरों। अरे भाई, हमारा लक्ष्य, सेना को लक्ष्य दिया गया था कि आतंकवादी हमले के लिए जो भी जिम्मेवार संगठन है, जो जिम्मेवार स्थान है जहां से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से इनका घुसपैठ कराया जाता है, पहले भी जहां से सब हुआ होगा, आने वाले समय में होगा, उन केंद्रों को ध्वस्त करना है, उनको मौत की नींद सुलाना है। और 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर सेना ने वो अचीव किया। अब सवाल है कि इस प्रकार जब ये पूछा गया कि आपके शासनकाल में क्या हुआ, मुंबई हमले के बाद आप पाकिस्तान से बात करने लगे, आप डोजियर भेजने लगे, बात सही है। मुंबई ट्रेन विस्फोट के बाद आप जो है परवेज मुशर्रफ से, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष पर जो है दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए। तो आपका रिकॉर्ड क्या रहा है? और उस रिकॉर्ड का आपके पास कोई उत्तर नहीं है। अगर पीओके है तो गया किसके काल में? बात तो सही है। अगर लेना था तो 1971 के युद्ध में तो मौका था, 93,000 उनके सैनिक हमारे पास थे, हम उसको ले सकते थे, आपने नहीं लिया। और उसके बाद फिर तथ्यों के आधार पर प्रधानमंत्री ने बता दिया कि कैसे उस काल में हमने अपनी ज़मीनें खोई, चाहे 48-49 का संघर्ष रहा, उसके बाद के काल रहे हो, 1965 रहा हो, कभी भी हमने अवसर का उपयोग नहीं किया है। तो ये बयान बहादुर यही बात करते हैं। और फिर उन्होंने वही स्पष्ट किया कि भाई हमारी जो है स्पष्ट 3 सूत्री नीति है। अब अगर आतंकवादी हमले होंगे तो उसका हम अपने अनुसार अपने समय से उसका प्रत्युत्तर देंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। और अब आतंकवादी हमले को केवल आतंकवादियों की नहीं, उनके आकाओं के भी का भी कारनामा मानकर व्यवहार किया जाएगा। तो ये इशारा हो गया। विपक्ष के पास क्या उत्तर है इन सब का? कोई उत्तर नहीं है। चाहे रक्षा तैयारी हो, उस मामले पर विपक्ष के पास उत्तर नहीं था। तो कुल मिलाकर अगर राजनीतिक हित साधना था तो इसमें विपक्ष को कोई लाभ नहीं हुआ। पहले से जो तथ्य थे वही रखे गए। सरकार की ओर से दिए गए तथ्यों से विपक्ष चाहे जितना हंगामा करे, शोर मचाए, लेकिन उसकी पास रिकॉर्ड पर अटकी हुई सुइयां ही वाली स्थिति थी कि एक ही चीज़ इको कर रहा है, प्रतिध्वनित होता रहा। तो फिर क्या ऐसे विषय पर इस तरह से बहस होना चाहिए? मेरा मानना यह था कि इस पर अलग से बहस की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर संसद में बात होनी चाहिए थी तो दोनों पक्ष को सामने आकर एक स्वर में संकल्प व्यक्त करना चाहिए था कि जिस ढंग से पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए उसके विरुद्ध पूरा देश एकजुट है, एकजुट था, आगे एकजुट रहेगा। और इसी का परिणाम है कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है वो हमारा सफल रहा है और आगे भी हम ऐसा करेंगे। पाकिस्तान सुन ले और दुनिया के जो देश हमारा साथ देना चाहते हैं दे, नहीं देना चाहते हैं नहीं दे। जिनको पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ खड़ा होना है खड़ा हो। हमारा यह संकल्प है कि किसी भी कीमत पर हम सीमा पर आतंकवाद को नष्ट करेंगे। अगर यह संदेश यहाँ से दिया जाता, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि आओ जरूर चर्चा करें, लेकिन चर्चा ऐसे करो कि सीमा पार पाकिस्तान दहल जाए, वो था कि एकजुटता का परिचय देने के लिए करो कि एक देश से आवाज़ निकल रही है कि यह बदला हुआ भारत है जो अपने तरीके से हमारा रक्त बहाने वाले या किसी को भी घर में घुस कर मारता है, ये एक संकेत दो। और ये नहीं हुआ है तो मैं नहीं मानता हूं कि इस बहस की कोई आवश्यकता थी। लेकिन अब संसद है, उसकी अपनी मर्यादा है, हम भी संसद का सम्मान करते हैं। लेकिन पहले से कही हुई बातों को दोहराने के लिए, अपनी राजनीतिक साधने के लिए हुआ है तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं था। वैसे भी क्या आप मानते हैं कि इस के बाद किसी के वोटर दूसरी ओर चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।